टिंग टिंग। अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो उसकी असली शक्ति होगी डिजिटल शक्ति, डेटा, शासन, सुरक्षा और विकास का नया आधार। और इस शक्ति की रक्षा करते हैं डेटा सेंटर्स, डिजिटल भारत के मूक लेकिन सबसे मजबूत स्तंभ। मिशन 2047 की इस यात्रा में डेटा ही भविष्य है और भविष्य भारत में है। नमस्कार और स्वागत है आपका मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं भारत के भविष्य की, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की निर्णायक यात्राओं की। आज का भारत सिर्फ सड़कें, इमारतें और उद्योग ही नहीं बना रहा, बल्कि आज का भारत बना रहा है डिजिटल बैकबोन, जिस पर टिका है देश का शासन, सुरक्षा, स्टार्टअप्स, एआई, फिनटेक, हेल्थ केयर और नागरिक का डाटा भी। और इस डिजिटल भारत की सबसे मजबूत नींव है डेटा सेंटर्स। और इसी राष्ट्रीय विमर्श को दिशा देने के लिए हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक, विजनरी थिंकर, पॉलिसी और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ, हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, फाउंडर सार्क ग्लोबल, जिनका निरंतर मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को विचार से समाधान तक की यात्रा बना रहा है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट, सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक अनुभवी और दूरदर्शी लीडर श्री संदीप दांडेकर जी, जो कि डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रणनीतिक सोच और व्यवहारिक अनुभव का सशक्त संगम है। उनका योगदान भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में प्रेरणादायक है, जो हमें बताएंगे कि कैसे डेटा सेंटर्स भारत की डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व का आधार बने रहे हैं। ये है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, मैं हूं सिमरन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनील सर, संदीप जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुनील सर, आजकल हम बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, जिनमें एक टर्म है डेटा सेंटर्स। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में समझाएं कि डेटा सेंटर्स एक्चुअली होते क्या हैं और किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था की बैकबोन साबित होते जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल आसान शब्दों में कि एक डाटा सेंटर जो है ना, वो एक बिल्कुल सुरक्षित पावर इंटेंसिव फैसिलिटी होती है, जिसमें कि हमारे पास जिसमें कि जो डिजिटल डाटा या डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। इसके लिए उसमें ऑब्वियसली कुछ सर्वर लगते हैं, नेटवर्किंग के स्विचेस लगते हैं, स्टोरेज लगती है, पावर लगती है और एक कूलिंग सिस्टम जो होता है, जिससे कि जो पावर जब लगती है, गर्म होता है, उसे कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है। और आज यदि हम जितने भी तरह की डिजिटल एक्टिविटी आप देखते हैं, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, आधार ऑथेंटिकेशन हो, या जितने भी तरह के आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, या ई गवर्नेंस के लिए कुछ भी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो सब अल्टीमेटली डाटा सेंटर पर निर्भर होती हैं। वो सारी की सारी कंप्यूटिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप मांगते हैं आपको कंप्यूट करके वापस आती है, वो सब डाटा सेंटर में ही प्रोसेस होती है। तो यदि आज हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति बिगर डिजिटल डाटा को प्रोसेस किए या बिगर डिजिटल या ई
जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स के बगैर जीवित रहना मुश्किल है। अब सारी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक की जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिजिटल करते हैं। तो डिजिटल करने के लिए डाटा सेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से डाटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे पहले हम बोलते थे कि किसी भी देश में अगर हम देखते थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते थे हम बाकी चीजों में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखा करते थे कि भाई उसमें क्या कैसे चल रहा है। लेकिन आजकल हम डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो लगभग 10-11 हजार डाटा सेंटर हैं। उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स में ही लगभग 50% से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में ही, यूएस में है डाटा सेंटर। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, फिर जापान कोरिया का नंबर आता है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो यदि मैं देखता हूं तो हमारे देश में 150 से ज्यादा ऑपरेशनल डाटा सेंटर हैं और जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं लगभग 1.5 गीगावाट है। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो उसकी लगभग 122 गीगावाट है। तो हमारी जो कैपेसिटी है अभी, जो पूरे वर्ल्ड की कैपेसिटी है, उसमें बहुत कम है अभी। जहां पूरे संसार की 122 गीगावाट है, हमारी कुल 1.5 गीगावाट है। लेकिन हमें अनुमान है कि 2030 तक, क्योंकि अब हमारी सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है इसको बढ़ाने का, तो उनके प्रयासों से 2030 तक इसकी दुगने से अधिक, मतलब 3 गीगावाट तक होने की उम्मीद है। जिससे कि हमारी, क्योंकि हमारी जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग है वो उस पर निर्भर करती है, तो इसलिए डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये देखें कि डाटा सेंटर कितने तरह के होते हैं, तो डाटा सेंटर एक तो एंटरप्राइज डाटा सेंटर होता है जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या जैसे हमारे देश में बैंक होते हैं, वो अपना एक अलग डाटा सेंटर बना लेते हैं, तो वो उनके लिए होते हैं, उसे एंटरप्राइज डाटा सेंटर बोलते हैं, ऑन प्रेम डाटा सेंटर बोलते हैं। दूसरे होते हैं को लोकेशन डाटा सेंटर, जो कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसको लगाता है या कोई बड़ा प्लेयर उसको लगाता है, जिसको कि काफी लोग शेयर करते हैं। और कुछ और बहुत बड़े होते हैं जिसे हम हाइपर स्केल डाटा सेंटर बोलते हैं, जो कि क्लाउड जायंट जो है हमारे, वो लगाते हैं पूरे विश्व के। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एज डाटा सेंटर, जो कि हमारे को लेटेंसी को खत्म करने के लिए जो हमारी कंप्यूटिंग फैसिलिटी होती है उसके पास ही लगता है, जिससे लेटेंसी कम से कम हो जाए और उसको फास्ट रिजल्ट मिल सके। तो इस तरीके से डाटा सेंटर आज जो है पूरे देश या पूरे विश्व की, मैं बोल सकता हूं, बैकबोन है। डाटा सेंटर के बगैर आज कोई भी एग्जिस्टेंस सोचना असंभव है। संदीप सर, जिस तरीके से सुनील सर ने बताया कि डाटा सेंटर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और आने वाले टाइम में इनका क्या महत्व होने वाला है, तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत में डाटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? जी, डाटा सेंटर क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें फंडामेंटली नेसेसरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, उसके लिए जो रियल एस्टेट का सिलेक्शन करना पड़ता है वो बहुत खास होता है। उसकी एक लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट होती है क्राइटेरिया की, जो उस प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करनी पड़ती है अगर वहाँ पे डेटा सेंटर बनना या बनाना है तो। इट हैज़ टू बी, जैसे सुनील जी ने कहा, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए वो पूरा कैंपस। तो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, सिस्मिक कंसिडरेशंस होते हैं कि अर्थक्वेक की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो कौन से प्लेट पे है, तो उस तरीके से कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। जब वन इज रियल एस्टेट, उसके बाद में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है एक डेटा सेंटर में। अगर पुराने 5 साल पहले अगर बात करें तो एक टिपिकल, अगर 3 लाख स्क्वायर फीट की डेटा सेंटर, एक जो नॉर्मल साइज आजकल बन चुकी है, उसमें कहेंगे तो एक 20 मेगावाट होती थी। अब जैसे जैसे डेंसिटीज बढ़ने लगी, क्योंकि यूसेज बढ़ने लगा, तो उसकी जो पावर कंजम्पशन होती है एक एक सर्वर की, एक एक रैक की, जैसे इवोल्यूशन हो रही है टेक्नोलॉजी, नए सर्वर के मॉडल, अब तो AI GPU हो रहे हैं, तो जो पावर होती है एक रैक में, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा सेंटर की पावर इज व्हाट, इट इज ऑल एग्रीगेटेड पावर ऑफ ऑल द रैक्स दैट यू पुट इन। तो वो आजकल लगभग एक बिल्डिंग 50, 60, 70 मेगावाट की होती है। और आजकल एक डेटा सेंटर या 2 छोटे डेटा सेंटर के छोटे कैंपस, ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है। अब हो रहा है डेटा सेंटर पार्क्स, मतलब 10 बिल्डिंग, 12-15 बिल्डिंग। तो एक कैंपस की कैपेसिटी, आपको पावर कैपेसिटी लगभग 600 मेगावाट, 800 मेगावाट की होती है। तो रियल एस्टेट एक बार अगर क्वालिफाई हो जाए तो देन सेकंड क्वेश्चन इज, आपको पावर अवेलेबिलिटी अगर है, सबस्टेशन कितने दूर है, वहां से पावर साइट पे लाने का टाइम या खर्चा कितना हो सकता है। तो उसके बाद में आपको मल्टीपल टेलीकॉम की एंट्री चाहिए होती है। और डेटा सेंटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है
कि उसका अप टाइम जो रिलायबिलिटी होती है दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आईटी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हर एक बिजनेस जो उसके अंदर से चलता है उसके लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो उसकी रिलायबिलिटी हैज टू बी लाइक 99.9% तक जाती है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मल्टीपल पावर सोर्सेस हों, कि एक अगर डाउन हो जाए किसी वजह से तो दूसरा चले। सिमिलरली टेलीकॉम की जो आपकी नेटवर्क है उसको भी रिडंडेंसी चाहिए होती है। तो ऐसे कई क्राइटेरिया है जिससे डेटा सेंटर की साइट क्वालिफाई हो जाती है उसके लिए। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसकी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। मतलब लगभग आप एक बॉलपार्क अगर करें तो 50 मेगावाट की अगर 60 मेगावाट की एक बिल्डिंग है तो पर मेगावाट बिल्डिंग मतलब लैंड छोड़ के, अगर, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ लैंड छोड़ के क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लैंड की प्राइस काफी वेरी होती है। तो इसलिए यूजुअली जब बजट एस्टिमेशन करते हैं, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, तो लैंड बाजू में रखी जाती है। तो बाकी अगर आप देखें तो 45-46 करोड़ पर मेगावाट के लगभग उसमें लागत होती है। तो इसीलिए टिपिकली जो डीप पॉकेट प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर आपको दिखेंगे डेटा सेंटर प्ले में। तो हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की इस खास चर्चा में अभी थोड़े से विराम का वक्त है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। हमारी डेटा कैपेसिटी कितना होल्ड करते हैं vis-a-vis जनरेट जितना हम करते हैं। दूसरी गीगावाट कैपेसिटी, मतलब उसमें कितनी पावर गई है वो एक मेजर है, दूसरा कितना डेटा है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका वापस मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और सर ने भी बताया कि एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और आपने भी बताया कि किस तरीके से डिजिटल टेक एसेट्स हैं डाटा सेंटर्स, लेकिन अब ये धीरे धीरे नेशनल एसेट बनते जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी कोई डाटा सेंटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी तो वो मानती थी कि जैसे मेरे पास और एसेट हैं, ऐसे एक डाटा सेंटर भी मेरे पास एसेट के रूप में है। तो उसे हम टेक्नोलॉजिकल एसेट मानते थे। लेकिन आज की डेट में देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि पहले हम किसी देश को देखते थे कहाँ स्टैंड करता, तो हम देखते थे उसके पावर प्लांट कितने हैं, उसमें पोर्ट कितने हैं, उसमें एयरपोर्ट कितने हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, टेलीकॉम नेटवर्क कितना बड़ा है उसका। लेकिन आज डिजिटल इकोनॉमी के केस में हमें देखना पड़ता है उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, स्टोर और कंट्रोल करने की पावर कितनी है उस देश के पास। किसी भी देश की इकोनॉमिक रेजिलियंस, उसकी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि उसको डाटा प्रोसेस और कंट्रोल कितना है उसका डाटा, अपने देश के डाटा के ऊपर। तो यदि मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूं तो जो डिजिटली एडवांस कंट्री हैं उसमें जो जीडीपी की एक्टिविटी है उसका 70% से अधिक हिस्सा डाटा इनेबल्ड है। मतलब वो सब डाटा सेंटर के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ट्रेड हो, टैक्सेशन हो, हेल्थ केयर हो, गवर्नेंस हो, सभी कुछ डाटा सेंटर पर निर्भर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीरो डाउन टाइम होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपका डाटा सेंटर जीरो टाइम के साथ 99.99% की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, मतलब कि उसका डाउन टाइम नियर जीरो है, तब हम मानते हैं कि आपका डाटा सेंटर परफेक्ट है। उसके कई टीयर होते हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल सॉवरेंटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक डाटा सेंटर ये सुनिश्चित करते हैं कि सेंसिटिव पब्लिक डाटा, फाइनेंशियल डाटा और स्ट्रेटेजिक डाटा देश के अंदर ही रहे, जिससे कि हमारी फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, जिससे ग्लोबल साइबर अटैक जो 30% की दर से बढ़ रहे हैं उससे हम बचे रहें। और जो लोकली गवर्न डाटा सेंटर हैं साइबर सिक्योरिटी और नेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो फाइनली अगर मैं देखता हूं तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें कि अगर हम ये बात करें कि कौन सी कंट्री ग्लोबली ज्यादा कॉम्पिटेंट है सब कुछ करने के लिए, तो वो निर्भर करती है कि मेरी कंप्यूट कैपेसिटी कितनी है। तो अगर मेरी कंप्यूट कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूं पूरे वर्ल्ड में। तो इसी प्रकार से अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि उसके पास पूरे विश्व की 50% से ज्यादा कंप्यूट कैपेसिटी उसी के पास है। तो इसीलिए अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूं तो आज की डेट में जो डाटा सेंटर हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे देश की सॉवरेंटी की बात करें या हम बात करें कि वो हमारे देश में हमारे देश के इकोनॉमिक को कैसे आगे बढ़ाएगा, हमारे फिनटेक को कैसे बढ़ाएगा और कैसे पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और गवर्नेंस का भी रोल है, मतलब एक तरफ बिजनेस को भी आगे बढ़ाता है, एक तरफ गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके ई गवर्नेंस को भी आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए आज की डेट में मैं बोलूंगा कि जिसका डाटा कंप्यूट करने पे कंट्रोल है वही आगे जाके पूरे फ्यूचर को भी कंट्रोल करेगा। संदीप सर, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज की अगर हम देखें कि डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी क्या है और इंडिया की डाटा सेंटर फुटप्रिंट कैपेसिटी आप देखें तो आप कैसे कंपेयर करते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? जी, अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो देयर आर कपल ऑफ वेज, 2-3 तरीके से उसको देखा जा सकता है। एक, हमारी डेटा कैपेसिटी कितना होल्ड करते हैं वेज़ावी जनरेट जितना हम करते हैं। दूसरी गीगावाट कैपेसिटी, मतलब उसमें कितनी पावर गई है वो एक मेजर है। दूसरा कितना डेटा है। तो एक बेंचमार्क में आपको बताऊं तभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। एंड दैट ऑल्सो टेल्स अस कि आगे अपॉर्चुनिटी कितनी हमारे पास है ग्रोथ की। दुनिया का लगभग 20 से 22% डेटा इंडिया का है, इंडियंस जनरेट करते हैं। और अगर आप देखें 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले पर कैपिटा पर हेड जितना डेटा जनरेट हो रहा था वो भी काफी बढ़ रहा है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ डेटा टू द वर्ल्ड है वो भी हमारा बढ़ता रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और एआई की डिमांड बढ़ रही है, बिल्कुल डेटा जनरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जनरेशन ऑफ डेटा आल्सो पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एडॉप्शन। तो अभी लगभग दुनिया के टोटल डेटा का 21-22% डेटा इंडिया का है। और अगर डेटा सेंटर कैपेसिटी हम लोग देखेंगे तो दुनिया के, जैसे सुनील जी ने कहा, वी आर ऑलमोस्ट 2.5-3% मैक्सिमम। तो एज इट इज आज की दुनिया में आप देखेंगे आज ही के दिन, तो अगर हमारा डेटा हमें मैनेज करना है तो 17-18% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आज ही के आ जाए। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट, लाइक यू सेड कि एआई है, अभी तो ट्रेनिंग मॉडल्स चालू हैं लेकिन उसका भी अडॉप्शन होगा। अगले फेज में हम लोग जाएंगे जब इन्फ्रेंस में जाएंगे। तो अब पहले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो मैंने रैक डेंसिटी की बात की थी, क्योंकि रैक डेंसिटी एक मेजर है कि कितना डेटा वहां पे होल्ड हो रहा है, कितना प्रोसेस हो रहा है। तो अगर एक रैक की अगर कैपेसिटी आज देखें तो 10 साल पहले लगभग 4-5 किलोवाट की रैक होती थी, आज ऑलरेडी 40 तक आ गई है विदाउट एआई। और अगर एआई की बात करें तो लगभग हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 2 सालों में 120-140 किलोवाट की रैक हो जाएगी। मतलब इतना डेटा एक रैक के अंदर ज्यादा होल्ड होगा। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की इस खास चर्चा में अभी थोड़े से विराम का वक्त है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। और एक डाटा सेंटर को लगाने के लिए छोटे छोटे सेंटर भी लगाओ तो 500-700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसके लिए सरकार कहती है उसके ऊपर हम आपको जीएसटी इनपुट का क्रेडिट दे देंगे।
स्वागत है आपका वापस मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अभी तक की डिस्कशन से तो यही समझ में आ रहा है कि डाटा सेंटर्स की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो जाहिर तौर पर इसके लिए कुछ पॉलिसीज भी जरूरी होंगी। इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या पॉलिसी प्रिपेयर कर रही है? देखें तो सरकार ने अब इसे बहुत सीरियसली लिया और सरकार की कोशिश है, इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 2030 तक जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी और 2035 तक तो हमारी कोशिश है कि वो 3 और 4 टाइम हो जाए। तो क्योंकि इसके लिए जो हमारी सरकार है, जो माइटी मंत्रालय है जो इसको देखता है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसे हम बोलते हैं नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी। जो भी ड्राफ्ट है, नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी का भी ड्राफ्ट है जो कि बाकी सजेशन लेने के बाद उसको किया जाएगा। लेकिन उसका जो मेन थीम है वो यही है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा डाटा सेंटर लग सके और उनको कुछ सरकार छूट दे, जैसे कि टैक्स की एग्जेम्पशन दे दे 20 साल तक की, और कैपिटल असेट पे, क्योंकि अभी क्या है इसमें, जैसे बताया संदीप जी ने कि कैपिटल असेट मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है इसे बनाने में, क्योंकि इसमें लैंड बिल्डिंग से लेकर के सर्वर सब कुछ बहुत महंगा है। और एक डाटा सेंटर को लगाने के लिए छोटे छोटे सेंटर भी लगाओ तो 500-700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसके लिए सरकार कहती है उसके ऊपर हम आपको जीएसटी इनपुट का क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जीएसटी लगेगा। तो जब आप उसको मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो आपको जीएसटी इनपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से सरकार की पॉलिसी है। और अब जो सरकार की नई पॉलिसी आने वाली है, जो मैं बोल रहा हूं अभी ड्राफ्ट पोजीशन पे है, लेकिन कुछ स्टेट की पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस है, वो ऑलरेडी छूट देते हैं जो भी प्लेयर आता है डाटा सेंटर लगाने के लिए। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वो स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन देते हैं जब आप लैंड सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद बिजली बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की एग्जम्पशन भी देते हैं वो आपको। महाराष्ट्र में तो आपको पावर टैरिफ का इंसेंटिव भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखती है कि जो बिल्डिंग के नॉर्म्स हैं उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है डाटा सेंटर के लिए, और इसकी क्लियरेंस बहुत फास्ट है। वहीं अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो उसमें 1 टाइम सब्सिडी भी है कि जो भी आप खर्च करेंगे, जो एलिजिबल फिक्स एसेट होंगी आपकी, उसका 7% के लगभग वो आपको 1 टाइम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। लैंड सब्सिडी भी देते हैं कि जो 10% होती है कॉस्ट की, और शायद मैक्सिमम सीलिंग 3 करोड़ है उनकी। और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन यहां भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन यहां भी है, कंसेशनल टैरिफ यहां भी है, और ग्रीन पावर टैरिफ भी यहाँ पे उसके में भी देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस ये देते हैं सबको। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां कैपिटल सब्सिडी 7% है फिक्स एसेट के ऊपर, और वहां पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, जो कि आप अपना पूरा यूनिट लगाएंगे तो लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लैंड सब्सिडी भी है, रीजन वाइज की कहां आप लैंड लेते हैं उसके ऊपर सब्सिडी भी दी है। और स्टैम्प ड्यूटी की एग्जेम्पशन यहां भी है कि जब पहला ट्रांसफर है दूसरा, दोनों ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी की एग्जेम्पशन मिलती है यहाँ पे। और साथ में डुअल ग्रिड सप्लाई प्लस पावर इंसेंटिव भी देती है यूपी सरकार भी। तो इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी ला रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ काम करें, और कुछ पैरामीटर्स हों जो सब स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलके काम करें जिससे ज्यादा डाटा सेंटर लग सके। बिल्कुल, तो स्टेट अपने अपने असम्पशंस देती है। जी, और मैं अगर ये देखूं तो गवर्न कौन सा होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो डीपीडीपी एक्ट जिसके ऊपर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था, आपको ध्यान होगा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट बोलते हैं। तो वो इसके ऑपरेशनल रूल जो होते हैं कि भाई पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को आप कैसे स्टोर करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे, और जहां एप्लीकेबल हो कैसे उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर उसका ना हो। और जो रेगुलेटेड सेक्टर हैं जैसे रिजर्व बैंक होता है, तो वो मैंडेट करता है कि भाई आप लोकलाइजेशन करेंगे अपने डाटा का। तो इस तरीके से वो एक्ट भी आता है जब डाटा सेंटर लगते हैं कि भाई जो डाटा को कैसे सिक्योर किया जाए देश के। बिल्कुल। संदीप सर, सिंस यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, तो डाटा सेंटर की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टियर 1 से लेकर टियर 4 तक इन्हें रैंक किया गया है। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाएं कि ये रैंकिंग किस तरीके से होती है, ये टियर्स क्या होते हैं। जी, मैं इसको अनकॉम्प्लिकेट करके, जैसे आपने कहा, सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप टियर रेटिंग का मतलब देखने जाए तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जी। लेकिन टियर 1 और टियर 2 तो लगभग मैं ये सेफली कह सकता हूँ इट इज अ स्टोरी ऑफ पास्ट, क्योंकि अब टियर 2 तक कोई सोचता भी नहीं, ना कोई डेटा सेंटर बनाता है। और टियर का मेन अगर एक फंडामेंटल अगर आप मतलब देखें सिग्निफिकेंस, तो जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी हो उतना ज्यादा टियर रेटिंग होता है। सो टियर 4 इज हाईएस्ट रिलायबिलिटी 99.9%, टियर 3 इज 99.6। तो इस तरीके से टियरिंग होती है।
तो वो अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आप जब डेटा सेंटर डिजाइन करते हैं, उसका जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो इक्विपमेंट वहां पे डिप्लॉय करते हैं, उसकी वजह से वो रिलायबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो टियर 3 से आप जब टियर 4 जाते हैं तो आपकी डिजाइन रेजिलियंसी कही है डेटा सेंटर की, उसकी अप टाइम, वो आप ज्यादा गार्ड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कि डेटा सेंटर में अगर कभी बाई चांस पावर फेलियर हो गया, तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि यू विल हैव सेकेंडरी सोर्स ऑफ पावर, फिर भी अगर मतलब इतने फॉल बैक होते हैं उसमें कि अगर वो भी फेल हो जाए तो पूरा डेटा सेंटर चले, इतने वहां पे जेनसेट होते हैं। तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर जेनसेट पे चलेगा। लेकिन पावर फेल हो और जेनसेट चालू हो और पूरा डेटा सेंटर का लोड ले, इसमें थोड़ा टाइम होता है। उसके लिए पूरी एक यूपीएस सिस्टम होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं जी, एग्जैक्टली सेम, वेरी मोर हाई पावर, हाई कॉम्प्लेक्स, बट वो एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि घर में जैसे इन्वर्टर होता है। तो जैसे पावर फेल हो जाए, यूपीएस कम्स इनटू प्ले, वो पूरा लोड ले लेता है। तब तक जनरेटर सेट फायर हो जाते हैं, वो पूरा लोड लेके देन इट इज ट्रांसफर्ड टू जनसेट। दूसरी बात ऐसी है कि अगर डिसरप्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो किसी वजह से, सपोज ग्रिड फेल हो या तो कोई फ्लड सिचुएशन हो, या जैसे मुंबई में वो फ्लड सिचुएशन हुई थी अबाउट अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड बैक, तो ऑन साइट जहां पे डेटा सेंटर होता है वहां पे अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक होते हैं, और वहां पे किसी भी वक्त इतना डीजल स्टोर किया होता है कि पूरा डेटा सेंटर 72 आवर्स उसके ऊपर चले। मतलब इतनी एक के बाद एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में। क्योंकि बिल्कुल किसी भी चीज में डेटा सेंटर डाउन ना हो जिसकी वजह से अंदर से जो बिजनेस चल रहा है वो फेल ना हो। तो टियर 3 इज मोस्टली इन ऑपरेशन टुडे। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा टियर 3 प्लस कुछ चीजें करके उसको टियर 3 सर्टिफाई करते हैं। क्योंकि टियर 3 टू टियर 4 अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो अप टाइम में 0.3% का फर्क है, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो काफी ज्यादा परसेंटेज में, मतलब मेजॉरिटी टियर 3 सर्टिफाइड बट विथ लिटिल मोर मे बी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी एनहांस्ड, इस तरीके के डाटा सेंटर ज्यादा चलते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपने बता दिया कि टियर 1 से टियर 4 कैसे जो है वो ग्रेड अप होते गए टाइम के साथ साथ। जी, आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि डेटा सेंटर्स केवल तकनीक ही नहीं बल्कि मिशन 2047 की डिजिटल नींव भी हैं। मैं धन्यवाद करती हूं हमारे शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का, जिनके दूरदर्शी मार्गदर्शन ने इस विषय को नीति से भविष्य तक जोड़ा है, और साथ ही आभार हमारे विशेष अतिथि श्री संदीप दांडेकर जी का, जिनकी व्यवहारिक समझ ने ये दिखाया कि भारत कैसे डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में भी इन दोनों विशिष्ट अतिथियों के साथ हम और गहराई से समझेंगे डेटा सेंटर पॉलिसी, निवेश, सुरक्षा और भारत के वैश्विक अवसर भी। मैं सिमरन, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया से आपसे फिर मुलाकात होगी उसी विषय पर और भी ठोस समाधानों के साथ। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।